हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू वरुण प्रोफेशनल एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे 4 एडजस्टमेंट फॉर फाइनल अकाउंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और हम आज आगे बाकी के एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम 4 मेन एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो काम आते हैं। इन्हें हम स्टार्ट करते हैं। इन्हें स्टार्ट करने के लिए आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा और उसके पहले भी देखा कि अकाउंटिंग करने के लिए, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें हमने देखा था पीरियोडिक कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग प्रिंसिपल हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि फॉर द ईयर विच वी आर रिकॉर्डिंग, फॉर द ईयर विच वी आर मेकिंग फाइनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस related to that year only should be recorded। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, तो उस पीरियड के अलावा बाकी किसी भी पीरियड से, बाकी किसी भी ईयर से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस को हम वहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? इनकम एंड एक्सपेंस मस्ट बी रिलेटेड। मतलब ये नहीं हो कि इनकम कोई और रिकॉर्ड की और उससे रिलेटेड एक्सपेंस ना रिकॉर्ड करके किसी और इनकम को अर्न करने में खर्च हुए एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें। मतलब जो इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करेंगे, एंड इनकम विच आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड या एक्सपेंस जो नहीं है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंसेस में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके के एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड पीरियोडिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2020। सपोज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हमने दी है जनवरी टू नवंबर, केवल जनवरी टू नवंबर कितनी सैलरी दी है? 1,10,000। और दिसंबर की जो सैलरी है 10,000 रुपीज, वो टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमने पेमेंट नहीं की, बट इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर 2020, लेकिन उस ईयर में हमने पेमेंट नहीं किया तो भी हमें इसी ईयर में रिकॉर्ड करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट डन और नॉट डन। मतलब हमारा 2020 का टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना होगा? जनवरी टू दिसंबर 1,20,000। इसमें से पेड कितना है? केवल 1,10,000। अनपेड एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। तो ये जो एक्सपेंस है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर बट टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 दिसंबर तक वो एक्सपेंस नॉट पेड, तो दिस विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब कोई एक्सपेंस जो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू से रिलेटेड है, बट हमने वो एक्सपेंस पे नहीं किया है, तो दैट विल बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो और हमने नहीं पे किया है, वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा, हमको अपने एम्प्लॉय को वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। वी हैव नॉट पेड येट, इट इज कॉल्ड सैलरी पेबल।
payable in future. So because it is payable in future, it is our liability. अब इसकी जनरल एंट्री और लेजर में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो देखते हैं. सबसे पहले जब हमने 1,10,000 तक सैलरी पेमेंट की तो उसकी क्या एंट्री की होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट. जब पेमेंट ऑफ सैलरी की तो एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारी जा रही है, टू कैश अकाउंट 1,10,000. यहां पे एग्जाम्पल में लिख देते हैं सैलरी पेड 1,10,000 एंड अभी भी पेबल है, जो पे नहीं की है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो है 10,000. तो ये तो पहली एंट्री हो गई, अब तक पे कर दी. जब हम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो हमने देखा कि अभी हमने 10,000 की सैलरी पे नहीं की है, तो एक्सपेंस सैलरी का एक्सपेंस और कितना रिकॉर्ड करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेबिट द एक्सपेंस. टू कैश में तो पे नहीं किया तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू सैलरी पेबल ₹10,000 and 3 number. Now salary account will be transferred to profit and loss account. तो सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी. P&L में पूरी सैलरी रिकॉर्ड करेंगे कितनी? 1,20,000. नाउ अभी सैलरी अकाउंट बनाते हैं. सैलरी अकाउंट तो देखिए सैलरी अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट 1,10,000. सैलरी पेबल अकाउंट 10,000 एंड देन P&L में वो पूरा अमाउंट चले गया 1,20,000. सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट जिसका कोई भी बैलेंस नहीं बचता, कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, जो भी टोटल है वो चले गया P&L अकाउंट में. नाउ सैलरी पेबल अकाउंट हम बनाते हैं. कौन सा अकाउंट? सैलरी पेबल अकाउंट. सैलरी पेबल अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए क्रेडिट साइड में लिखाएगा सैलरी अकाउंट ₹10,000. अब डेबिट साइड में क्या? डेबिट साइड में तो लिखने के लिए कुछ है ही नहीं. एंड दिस इज बैलेंस कैरीड डाउन 10,000. अब बैलेंस कैरीड डाउन है और क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक है, मतलब क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये एक लायबिलिटी है जो कि कहाँ शो होगी? बैलेंस शीट में. ये एक पर्सनल अकाउंट है. सैलरी पेबल, आप बोलेंगे मैम सैलरी भी तो एक्सपेंस है, सैलरी पेबल भी एक्सपेंस है, तो वो तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए. नहीं होना चाहिए, बैलेंस कैरीड डाउन नहीं होना चाहिए, P&L में जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है. सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है इसलिए उसका बैलेंस ट्रांसफर हुआ P&L में. लेकिन सैलरी पेबल इज अ पर्सनल अकाउंट. यहाँ पे हमारी लायबिलिटी दिख रही है, हमें एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है. इट रिप्रेजेंट अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय जिसे हमें सैलरी पे करनी है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है जो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा. दैट इज अवर लायबिलिटी ऑफ 10,000. इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में. अब इसकी यहाँ पे हम P&L अकाउंट में क्या होगा? एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग. सपोज एक्सपेंसेस पेड है हमारा 1,10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000, तो टोटल एक्सपेंसेस P&L में लिखाएगा 1,20,000. दैट इज पे किया या नहीं किया पर पूरे ईयर का जो भी खर्च है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट. अब देखिए यहाँ पे P&L में तो पूरा 1,20,000 रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो बैलेंस बचा अभी पे नहीं हुआ है वो यहाँ पे एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से हेड के अंदर? करंट लायबिलिटी के रूप में. करंट लायबिलिटी के रूप में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा बैलेंस शीट में ऐसे शो होंगे. ये क्लियर है आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा. हमने एक कोई भी एक्सपेंस लिया है,
सैलरी के अलावा रेंट होता है या कोई भी अदर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, एनी अदर एक्सपेंस जो कि हमें पे करना है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, हम हमेशा देखेंगे एक साल का एक्सपेंस कितना है, उसमें से पेड कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है। उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमने आउटस्टैंडिंग का किया जो कि पेबल है, हमने पे नहीं किया है, स्टिल वी हैव नॉट पेड, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये हमने देखा। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम, जिस तरीके से हो सकता है हमने एक्सपेंस पे नहीं किया, हमारी इनकम भी पे नहीं हुई, हमको इनकम रिसीव नहीं हुई हो, तो वो होती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का क्या मतलब है कि हमारी इनकम ड्यू हो गई है पर हमें इनकम आई नहीं है, उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जितनी इनकम रिसीव होनी थी उससे कम रिसीव हुई है, तो हम रिकॉर्ड पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम को करेंगे और जो इनकम रिसीव नहीं हुई है उसे इनकम रिसीवेबल शो करेंगे। सपोज मैं आपको एक्रूड इनकम के लिए एक एग्जांपल दे रही हूं। एक्रूड इनकम मतलब वर्क डन बट इनकम नॉट रिसीव्ड। ठीक है, वर्क यू हैव डन, यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब, बट आपको अभी उससे रिलेटेड इनकम रिसीव नहीं हुई है। मान के चलिए आपको कमीशन मिलता है, आपका जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें कमीशन मिलता है, कमीशन का अमाउंट है टोटल 5000 पर मंथ। आपको अगेन 2020 में जनवरी से लेके अक्टूबर तक का मिला है, मतलब 5000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000 तक की इनकम आपको रिसीव हुई है। टोटल कमीशन कितना रिसीव्ड होना था, टोटल कितना रिसीव होना था 12 इंटू 5000 दैट इज 60,000, मतलब आपको 60,000 में से 50,000 मिला है और 10,000 और मिलना चाहिए, तो आपकी इनकम रिसीवेबल कितनी हो गई, इनकम रिसीवेबल 10,000 जो कि ईयर एंड तक नहीं मिली। टोटल ईयर में आपको मिलना था 60,000 जिसमें से आपको कैश में मिल गई 50,000 और 10,000 स्टिल रिसीवेबल है, तो ये जो रिसीवेबल है वही हो गई आपकी एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। एग्जाम्पल, कमीशन received 50,000 एंड एक्रूड या रिसीवेबल है 10,000। इसके लिए आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए जब कमीशन रिसीव हुआ तो एज इट इज रिसीव्ड इन कैश, तो आपने डेबिट किया कैश को, कैश आ रही है तो आप कैश को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 to commission, it is our income by 50,000। नाउ ये फर्स्ट एंट्री हो गई। नाउ अभी आपको मिल तो गया कमीशन, लेकिन जो नहीं मिला उसको भी रिकॉर्ड करना है। कमीशन हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ, तो अब जो 10,000 नहीं रिसीव हुआ है उसको ईयर एंड में हम रिकॉर्ड करेंगे, जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे। यही होती है एडजस्टमेंट एंट्री, और जो रिसीव्ड में जो प्लस कर रहे हैं और बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं वही कहलाता है एडजस्टमेंट। जब अब कमीशन हमें रिकॉर्ड करना है 10,000 और क्योंकि वो इसी साल की इनकम है, तो हम क्या करेंगे, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारी इनकम हो जाएगी, हमें कुछ रिसीव होने वाला है। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 10,000। इस तरीके से टोटल कमीशन हमारा रिकॉर्ड हो गया, इनकम 60,000 का जो कि रिकॉर्ड होना था। नाउ थर्ड वी विल ट्रांसफर इट टू P&L अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट डेबिट 60,000 एंड P&L को क्रेडिट करेंगे टू P&L अकाउंट बिकॉज इट इज आवर इनकम। कमीशन रिसीवेबल इज आवर असेट। क्यों असेट है ये, क्योंकि हमें फ्यूचर में कुछ रिसीव होने वाला है, जो आज रिसीव होना था नहीं हुआ, इन फ्यूचर रिसीव होगा, तो वो हमारे लिए फायदे की बात है कि हमें रिसीव होगा, हमें मिलेगा, तो दैट इज अवर इन असेट। कमीशन रिसीवेबल इज अवर असेट। अब देखते हैं यहाँ पे हम कमीशन अकाउंट बनाते हैं। कमीशन अकाउंट
सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में जो कैश मिली है, कैश अकाउंट से 50,000 एंड देन कमीशन रिसीवेबल जो था उससे 10,000 और पूरा 60,000 कहाँ ट्रांसफर हो गया, P&L अकाउंट में हो गया पूरा 60,000 ट्रांसफर। ये हो गई कमीशन अकाउंट की लेजर। नाउ कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, तो कमीशन रिसीवेबल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, उसके डेबिट साइड में आ जाएगा कमीशन अकाउंट 10,000। अब जो बैलेंस बचा है इन द सेम मैनर ये भी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि हमें किसी पार्टी से रिसीव होना है, ये अकाउंट उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने कमीशन फ्यूचर में लेना है, सो इट इज पर्सनल अकाउंट। और ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इसका बैलेंस P&L में ट्रांसफर नहीं होगा, तो जो भी बैलेंस बच गया वो हो जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 10,000। और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है मतलब हमारी असेट है और बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखेगा, करंट असेट्स में। सबसे पहले P&L अकाउंट में ट्रीटमेंट देखते हैं क्योंकि ये हमारी इनकम है, इनकम साइड में आ जाएंगे कमीशन रिसीव्ड 50,000 रिसीवेबल प्लस 10,000, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्रूड इनकम, जो कि हम प्लस करेंगे। तो टोटल कमीशन इनकम साइड में कितना दिखने लगेगा, 60,000 जो कि ट्रांसफर हुआ है P&L अकाउंट में विद कमीशन अकाउंट। 60,000 इस तरीके से शो होने लगे जिसमें से रिसीव्ड इन कैश है 50,000 और रिसीवेबल है अभी भी 10,000, बट टोटल कमीशन की इनकम हमारी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी है, 60,000। अब बैलेंस शीट में क्योंकि रिसीवेबल है हमें रिसीव होगा इन फ्यूचर, सो दिस इज असेट फॉर अस, और क्योंकि ये असेट है इसलिए असेट साइड में लिखेंगे कौन से हेड में, करंट असेट्स, क्योंकि ये जनरली 2 से 3 महीने में मिल जाते हैं। एक्रूड इनकम कितनी है हमारी, एक्रूड इनकम ₹10,000। तो अगर कोई एक्सपेंस है जो हमें फ्यूचर में पे करना है, इसी फाइनेंशियल ईयर का अभी तक पे नहीं किया है, वो हमारी लायबिलिटी होती, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है और प्रॉफिट एंड लॉस में जितना एक्चुअल में रिसीव है उसके साथ जुड़ के टोटल एक्सपेंस शो होता है P&L अकाउंट में। इन द सेम मैनर कोई ऐसी इनकम है जो हमें रिसीव करनी चाहिए थी उस फाइनेंशियल ईयर में, बट ड्यू टू एनी रीजन हमें उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक नहीं मिली है, तो उसे इनकम रिसीवेबल मानते हैं, जो हमारी असेट होती है, करंट असेट में बैलेंस शीट में शो होती है। और इनकम साइड में इनकम एक्चुअली में जो रिसीव हुई है उसके साथ ऐड होकर पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम के हेड में शो होती है। नाउ नेक्स्ट आइटम इज एडवांस्ड इनकम। जिस तरीके से हमें इस बार ये लास्ट ये देखा 6 नंबर एडजस्टमेंट में कि वो इनकम रिसीव होनी थी पर रिसीव नहीं हुई टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऐसा भी हो सकता है कि हमें इन फ्यूचर की भी इनकम इसी ईयर पे रिसीव हो जाए, मतलब एडवांस में कोई हमें पेमेंट मिल जाए, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है हम ये देखते हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस इनकम। सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, कोई पार्टी है उसको हमने लोन दिया है, उसने हमें इंटरेस्ट एडवांस में पे कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है, मान के चलिए जनवरी टू दिसंबर 2020 पर मंथ आपको 2000 का इंटरेस्ट मिलना था, एंड ड्यूरिंग द ईयर आपको जनवरी टू दिसंबर 2020 प्लस जनवरी एंड फरवरी 2021 का इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो टोटल कितना इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया, 12 इंटू 2000, तो इस ईयर का दैट इज 24,000 एंड 2 इंटू 2000 नेक्स्ट ईयर का टोटल कितना रिसीव हो गया, 28,000 का इंटरेस्ट, जिसमें से दिस ईयर का 24,000 एंड नेक्स्ट ईयर का 4,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ये हमको एडवांस में कोई इनकम रिसीव हो गई, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी,
कैसे लायबिलिटी हमें फ्यूचर में रिसीव होनी थी लेकिन अभी रिसीव हो गई, यानी हमने किसी से एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया है जो इस फाइनेंशियल ईयर का बिलोंग भी नहीं कर रहा है, वो इनकम भी हमने रिसीव कर ली किसी पार्टी से, तो दैट इज अवर एडवांस इनकम एंड एडवांस इनकम इज अवर लायबिलिटी बिकॉज दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर। इन फ्यूचर हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा जो इनकम अभी से रिसीव हो गई है, सो दिस इज लायबिलिटी एडवांस इनकम। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि किस तरीके से इसको P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट में एडजस्ट करना पड़ता है। एडवांस इनकम का एग्जाम्पल लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड टोटल है 28,000, जिसमें से एडवांस में हमने कितना रिसीव किया है 4,000। तो देखिए जब इनकम कैश में रिसीव हुआ तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीव हो रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट के नाम से रिसीव हुआ एंड इंटरेस्ट इज अवर इनकम सो इट विल बी क्रेडिटेड। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब एट द एंड ऑफ ईयर जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और मिलाएंगे तो ये देखेंगे इस साल की इंटरेस्ट इनकम तो केवल 24,000 ही थी, बाकी का 4,000 तो इन एडवांस है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट केवल 24,000 ही होनी थी, बची हुई 4,000 को डेबिट करेंगे, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। कितने अमाउंट से, 4,000 से, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट हुआ, और डेबिट किससे होगा, इंटरेस्ट अकाउंट से। नाउ इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, तो दिस इज अवर इनकम, इसलिए P&L अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा P&L में, देखिए क्रेडिट हुआ 28,000 से और डेबिट हुआ 4,000 से, मतलब बैलेंस कितना बचा इंटरेस्ट अकाउंट में, 24,000। जब हम इंटरेस्ट अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट के कारण, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में 28,000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस के कारण 4,000 से, तो 4,000 से क्रेडिट। अब कितना बैलेंस बचा इंटरेस्ट अकाउंट में, 28,000 माइनस 4,000, सो दैट विल गो टू P&L अकाउंट। इस तरीके से इस साल की जो इनकम थी, केवल इस साल की इनकम 24,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट एंड रिमेनिंग 4,000 विल गो टू बैलेंस शीट एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट। अब जब हम प्रिपेयर करते हैं तो देखिए इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस को हमने क्रेडिट किया है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट बाई 4,000 और क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 4,000 का मतलब ये एक लायबिलिटी है। टू बैलेंस कैरी डाउन 4,000 और ये 4,000 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, क्योंकि ये इनकम है P&L में इनकम साइड में आएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड 28,000 माइनस एडवांस 4,000, तो इस साल का इनकम कितनी है 24,000 दैट इज रिकॉर्डेड इन P&L। यहाँ पे देखिए हमारा पीरियोडिक कॉन्सेप्ट कैसे फुलफिल हो रहा है कि जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम इस साल की थी 2,000 इंटू 12 24,000 ही P&L में रिकॉर्ड हुई और बाकी कहाँ शो हो जाएगी, बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी हेड में शो होगा एडवांस इनकम, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा इसका कॉस्ट, इसलिए ये एडवांस इनकम है, लायबिलिटी है 4,000। ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। मैं बहुत क्लियरली बहुत बेसिक से ये एडजस्टमेंट समझा रही हूँ, बहुत रेयर आपको ये मौका मिलेगा कि कोई भी टीचर इस तरीके से पूरे एडजस्टमेंट को विद एंट्री विद लेजर P&L बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना के समझाए। तो आप इसको फोकस कीजिए, बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एक एक ट्रीटमेंट को समझिए,
कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ऑलवेज बी देयर टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। नाउ नेक्स्ट एक और बच के देखिए, इनकम एडवांस में रिसीव हो गई, इनकम हमने रिसीवेबल भी देख ली एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी देख ली। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, कई बार हम एडवांस में कुछ एक्सपेंसेस पे कर देते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। रिकॉर्ड तो हमें केवल इस ईयर का एक्सपेंस करना है, तो फ्यूचर के लिए जो हमारे को हमने एक्सपेंसेस पे कर दिया वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, असेट, क्योंकि आज पे कर दिया अब कल पे नहीं करना पड़ेगा। तो जब हमने एडवांस में किसी को कुछ अमाउंट दे दिया तो दैट इज अवर एसेट। अगर एडवांस में कुछ लिया है तो अवर लायबिलिटी, और एडवांस में कुछ दिया है तो अवर असेट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के लिए हम मान के चलिए रेंट ले लेते हैं। हमारा मंथली रेंट एक्सपेंसेस है, मंथली रेंट, सपोज मंथली रेंट का एक्सपेंसेस है 15,000 पर मंथ, बट वी हैव पेड रेंट ऑफ टोटल 12 into 15,000, that is 1,80,000 and 1 into 15,000, 15,000, that is हमने जनवरी 2020 टू जनवरी 2021 तक का रेंट पे कर दिया। तो दिसंबर 20 तक का 1,80,000, उसके अलावा जनवरी 21 का रेंट भी हमने इस फाइनेंशियल ईयर में ही पे कर दिया। कब पे कर दिया, बिफोर 31 दिसंबर 2020, मतलब हमने इस साल ही अगले साल का भी 1 मंथ का रेंट एडवांस में पे कर दिया है 15,000। तो इसलिए ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल रेंट पेड 1,95,000, जिसमें से एडवांस में कितना पे कर दिया हमने, एडवांस में या प्रीपेड है 15,000। तो जब हमने कैश में पे किया तो क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए पूरे एक्सपेंस को डेबिट किया टू कैश अकाउंट 1,95,000। अब जब हम एंड ऑफ द ईयर में फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो वी रियलाइज कि 1 मंथ का रेंट एडवांस में पे कर दिया है, तो हम उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे ना, रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। तो रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट 15,000, डेबिट किसको करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये हमारी असेट है और असेट हमेशा डेबिट होता है। नाउ वी विल ट्रांसफर द एक्सपेंस टू P&L अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना डेबिट होगा, देखिए रेंट अकाउंट डेबिट हुआ था 1,95,000 से और क्रेडिट हो गया 15,000 से, मतलब बैलेंस कितना बचा 1,80,000, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। लेजर बनाते हैं और क्लियर होगा। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के कारण, तो डेबिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट 1,95,000, क्रेडिट हुआ है प्रीपेड रेंट के कारण, तो प्रीपेड रेंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे भाई 15,000। अब बैलेंस कितना बच गया, डेबिट बैलेंस P&L में चले जाएगा 1,80,000। इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। P&L में ट्रांसफर हो गया 1,80,000। नाउ प्रीपेड रेंट, जब हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया तो दैट इज अवर असेट। क्यों, उसका डेबिट बैलेंस बचता है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में आ जाएगा रेंट अकाउंट 15,000 बाई बैलेंस कैरीड डाउन। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है जो कैरीड डाउन कर रहे हैं इसलिए इट विल बी रिकॉर्डेड इन असेट साइड। वैसे भी असेट है क्योंकि कोई भी एक्सपेंस अगर हम एडवांस में पे कर दिए तो दैट इज लाइक अवर असेट, और कोई भी एडवांस देते हैं उसी तरीके से ये भी हमारी असेट हो गई। P&L में कैसे रिकॉर्ड होगा, रेंट एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस साइड में रेंट पेड टोटल 1,95,000 लेस प्रीपेड एक्सपेंस 15,000
1,80,000। और बैलेंस शीट में असेट साइड में, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया, ये हमारी असेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया कितना, 15,000 असेट साइड में। ठीक है, ये चारों जो आपने एडजस्टमेंट पढ़े इनकम एंड एक्सपेंसेस के, उसके बाद हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि असेट कौन कौन से होते हैं। असेट साइड में क्या क्या आएगा, एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये आप नोट कर लेंगे। असेट साइड में कौन कौन आएंगे, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस। और लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएंगे, एडवांस इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर our liability, advance income, and accrued income and prepaid expenses are our asset. अब P&L में क्या ट्रीटमेंट होता है उनका, P&L में ऐड क्या क्या करना है, ऐड इन इनकम और एक्सपेंस। ऐड किसको किसको करना है, जो पर्टिकुलर रिलेटेड इनकम है उसमें ऐड करेंगे accrued income and outstanding expense, and less किसको किसको करना है, advance income and prepaid expense को लेस करना है P&L में। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया चारों तरीके से कि इनकम और एक्सपेंस दोनों एडवांस हो या आउटस्टैंडिंग हो, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको बिल्कुल हमेशा पता होना चाहिए और आपके माइंड में एनी टाइम रहना चाहिए कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आगे जो चैप्टर्स करेंगे, इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी ये एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आर कॉमन एडजस्टमेंट जो कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उसके बाद फिर से उस चैप्टर में नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको ये अब फाइनल अकाउंट बनाते समय बहुत अच्छे से पता चल चुका है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये आप डेप्रिसिएशन चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं एक बार बहुत जल्दी में आपको ये बता देती हूँ। सपोज डेप्रिसिएशन है, हर साल SLM या WDV मेथड से कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 10,000 एंड WDV, ओपनिंग WDV ऑफ द असेट है 1,10,000। तो उसका P&L एंड बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले जब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो उसके लिए एंट्री होती है, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड देन डेप्रिसिएशन गोज टू P&L अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मशीन अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। नाउ हम एक मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। मशीन के अलावा और कोई भी असेट हो सकती है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, जबकि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और मोटर व्हीकल और कोई भी अदर असेट्स हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखिए, क्योंकि मशीनरी असेट है इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग WDV जब हम लेके आएंगे, ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस होता है उसी साइड लिखा आता है, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। बाई बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 बाई बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख, एंड यही 1 लाख दिखता है बैलेंस शीट में। किस तरीके से, तो देखिए डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है इसलिए P&L में डेबिट साइड में आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट से 10,000, और उसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा,
बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखेगी असेट, इंटरनल जो कॉलम्स होंगे उसमें दिखेगा ओपनिंग WDV माइनस डेप्रिसिएशन 10,000 एंड इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा 1 लाख ओनली। ये हो गया पार्ट 1। अगर हम डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो उसी की बजाय अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करने की बजाय हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। लाइक अदर प्रोविजन में मैं आपको ये समझाती हूँ। सपोज कोई भी प्रोविजन हो सकता है, हर एक प्रोविजन का यही ट्रीटमेंट होता है। एनी प्रोविजन का क्या ट्रीटमेंट होता है। सपोज वो प्रोविजन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो क्योंकि प्रोविजन आर ऑल्सो अवर एक्सपेंस, प्रोविजन क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब अभी वो खर्च नहीं हुआ है लेकिन हमें पता है फ्यूचर में वो एक्सपेंस होने वाला है, फ्यूचर में हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होने वाली हैं, फ्यूचर में हमें कोई एक्सपेंस पे करना पड़ सकता है, पूरी संभावना है। तो वो फ्यूचर में क्योंकि P&L अकाउंट में एडिशनल बर्डन ना पड़े, अभी ही से P&L से कुछ पोर्शन चार्ज करके सेपरेट उसका प्रोविजन बना के रख लेते हैं। जैसे हम हमेशा मुश्किल के समय के लिए कुछ प्रोविजंस रखते हैं, जैसे घरों में भी हम है ग्रेन्स या फिर एक स्टोर होता है हमारे पास जहाँ पे हम फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली चीजों को स्टोर करके रखते हैं। तो प्रोविजन उसी तरीके से कि हमें आज पता है वो खर्च नहीं है लेकिन पता है फ्यूचर में लायबिलिटी बढ़ने वाली है, बट दिस इज रिलेटेड टू दिस ईयर एक्सपेंस, दैट एक्सपेंस इज रिलेटेड टू दिस ईयर, लेकिन अभी उसका होना कंफर्म नहीं हुआ है, बट वी आर श्योर फ्यूचर में होगा ही, बट बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल ईयर इसलिए इसी साल उसका प्रोविजन बनाएंगे। तो बिकॉज प्रोविजन इज पार्ट ऑफ एक्सपेंस, इट इज चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंस, इसलिए इसको डेबिट करते हैं। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस या हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखते हैं, अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 10,000। तो देखिए यहाँ पे अब असेट का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ इसलिए असेट से वो अमाउंट माइनस नहीं करते हैं। तो असेट का जो बैलेंस था, असेट में जो बैलेंस दिख रहा था 1,10,000 वही दिखेगा। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ये होगा क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये P&L अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं। तो P&L अकाउंट में कोई भी एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। ये गलती मैंने आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ताकि आपको लगे एक्सपेंस है तो वो तो डेबिट होना चाहिए, तो डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, P&L में चार्ज कर रहे हैं, और P&L में कोई भी एक्सपेंस चार्ज करते हैं तो P&L अकाउंट को डेबिट करते हैं, तभी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम वो एक्सपेंस लिख पाएंगे। इसलिए टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अब P&L में चार्ज करते हैं, ये डेप्रिसिएशन की बजाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर एनी अदर एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा 10,000। फिर से बता रही हूँ, मैंने पहले आपको डेबिट करके दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि डेबिट क्यों नहीं करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई एक्सपेंस हो नहीं रहा है, कोई इनकर नहीं हो रहा है जो हम डेबिट करें, ये डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं P&L अकाउंट में, और P&L अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस चार्ज होता है तो वो क्या होता है, P&L अकाउंट डेबिट होता है और वो एक्सपेंस क्रेडिट होता है। जैसे यहाँ पे ही देखिए, जब हमने डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया तो P&L अकाउंट को डेबिट किया और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। इन द सेम मैनर जब प्रोविजन P&L में चार्ज करें तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। नाउ इसका एक लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये अब बैलेंस है, P&L में तो ट्रांसफर हो गया, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा P&L अकाउंट 10,000, जबकि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आया तो ये हो जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन 10,000। और बिकॉज ये बैलेंस कैरीड डाउन है 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए प्रोविजन के नाम से लायबिलिटी साइड में दिखता रहेगा, प्रोविजन के नाम से, प्रोविजन फॉर
एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन 10,000। तो यहाँ पे गौर करेंगे आप, पहला ट्रीटमेंट क्या हुआ, असेट में से वो एक्सपेंस माइनस करके 1 लाख का बैलेंस दिखा दिए, कोई टेंशन नहीं। और दूसरे ट्रीटमेंट में क्या कि असेट का फुल अमाउंट असेट साइड में और प्रोविजन का अमाउंट लायबिलिटी साइड में। तो इम्पैक्ट सेम होगा। अगर ये 1 लाख को इधर माइनस करके 1 लाख दिखाइए, 1,10,000 माइनस 10,000 करके बैलेंस 1 लाख, या असेट का बैलेंस पूरा 1,10,000 और प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में 10,000, तो बैलेंस शीट टैली फिर भी दोनों तरीके से होगी, क्योंकि फर्स्ट केस में डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाया है और सेकंड केस में प्रोविजन के रूप में दिखाया है यहाँ पे लायबिलिटी साइड में। इन द सेम मैनर जब हम प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाते हैं तो या तो वो प्रोविजन डेटर से हम माइनस करके दिखाते हैं असेट साइड में ही, या फिर प्रोविजन को अलग से लायबिलिटी साइड में लिख दिए और डेटर का फुल अमाउंट शो किया। जैसे हमने जब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाला ट्रीटमेंट देखा था, देखिए यहाँ पे जब डेटर था तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को हमने डेटर से यहाँ पे माइनस करके शो किया और बचा हुआ बैलेंस दिखा। अगर यहाँ माइनस नहीं करते हैं तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लायबिलिटी साइड में दिखेगा 10,000 और डेटर का अमाउंट देन पूरा 1 लाख यहाँ पे शो होगा। डेटर का पूरा अमाउंट 1 लाख यहाँ पे शो होगा रेदर देन 90,000। ठीक है, यहाँ पे 90,000 होगा 1 लाख की बजाय। और अगर अलग से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट शो नहीं करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को लायबिलिटी साइड में नहीं लिखते हैं, तो डेटर में से माइनस होके दिखेगा और डेटर का फुल अमाउंट लिखते हैं असेट साइड में, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लायबिलिटी साइड में अलग से दिखेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रोविजंस जनरली हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। प्रोविजन का कोई भी बैलेंस बचता है तो वो या तो असेट से माइनस होके शो करेंगे या फिर लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, प्रोविजंस P&L में क्या होंगे, P&L में वो दिखेगा एक्सपेंस साइड में, प्रोविजन P&L में एक्सपेंस साइड में दिखेगा और बैलेंस शीट में आइदर राइट इन लायबिलिटी साइड और शो बाय reducing from asset। मतलब या तो लायबिलिटी साइड में एज अ पॉजिटिव बैलेंस शो कीजिए या असेट साइड में असेट से माइनस करके शो कीजिए। इन बोथ वेज आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आई होप आपको प्रोविजंस तक के जो भी एडजस्टमेंट समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नेक्स्ट 2-3 एडजस्टमेंट और बचे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स। तब तक के लिए एडजस्टमेंट समझिए, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने तो कीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।